नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नेचर के सबसे फंडामेंटल रूल्स यानी भौतिकी को समझने की एक बड़ी ही दिलचस्प कोशिश करने वाले हैं, पर एक नए ट्विस्ट के साथ। हम इसे डिकोड करेंगे बिल्कुल बाइलिंगुअल तरीके से, अंग्रेजी और हिंदी के बेहद सटीक वैज्ञानिक शब्दों के जरिए। क्योंकि सच मानिए, भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये साइंस की गहराइयों को नापने का एक जबरदस्त टूल भी हो सकती है। अब देखिए, जो मटेरियल आज हम एनालाइज कर रहे हैं ना, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ऑफिशियल एनसीईआरटी का एजुकेशनल मटेरियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम जिन कॉन्सेप्ट्स, नंबर्स या शब्दों की बात करेंगे वो 100% ऑथेंटिक और रिगरस हैं। बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं आज हमारा रोड मैप कैसा दिखता है। हम कवर करेंगे पहला, भौतिकी की रूपरेखा को समझना। दूसरा, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा। तीसरा, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और आखिरी में भौतिकी की शब्दावली। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भौतिकी की रूपरेखा को समझना। 2.4 गुणा 10 की घात 39। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कितना बड़ा है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये असल में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। सिंपल शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटी के मुकाबले इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माइंड ब्लोइंग है ना? ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा। आवेश उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। ये ना फिजिक्स का एकदम गोल्डन रूल है। चार्ज यानी आवेश को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बस यहां से वहां ट्रांसफर होता है। ये ब्रह्मांड के ऊर्जा संरक्षण के सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल नियमों में से एक है। अब इस ट्रांसलेशन की खूबसूरती को देखिए। अंग्रेजी के टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी में कितने परफेक्ट तरीके से अडैप्ट किया गया है। चार्ज बन गया है आवेश, कंडक्टर को हम कहते हैं चालक, और कैपेसिटेंस बन जाती है धारिता। ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है, बल्कि ये तो कॉन्सेप्ट्स का एकदम सटीक रूपांतरण है, जिससे चीजें और क्लियर हो जाती हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स से कुछ बहुत ही दिलचस्प और तेज आंकड़े मिलते हैं। जैसे कैपेसिटेंस यानी धारिता कैलकुलेट की गई है 96 पिकोफैरेड और करंट फ्लो मेजर हुआ है 30 एम्पेयर तक। वैसे एक बड़ा जरूरी पॉइंट यह भी है कि सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स किसी बाहरी सोर्स से आने वाले करंट को कैसे लिमिट करते हैं ताकि सर्किट सेफ रहे। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ सबसे मेन टर्म है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वो मैजिक प्रिंसिपल है जो हमारे घरों तक बिजली पहुंचाता है। जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर के पीछे यही फिजिक्स काम करती है। इसी सिद्धांत के जरिए काइनेटिक एनर्जी आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल पाती है। लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड्स में डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इसके लिए बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रूल्स हैं। फोर्स की दिशा निकालनी हो तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम यूज होता है, और वहीं अगर मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा जाननी हो तो दाएं हाथ के पेंच का नियम काम आता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स जो इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान और विजुअल बना देते हैं। चैप्टर 6 से लेंस के नियम का ये एकदम कोर कॉन्सेप्ट निकलता है कि प्रेरित धारा हमेशा एक विरोधी फ्लक्स उत्पन्न करती है। मतलब जो बदलाव उस करंट को पैदा कर रहा है वो उसी का विरोध करेगी। ये नेचर का एक तरीके से अपना खुद का कॉस्मिक रेजिस्टेंस है, अपना बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। 3 गुना 10 की घात 8। ये फिजिक्स का शायद सबसे आइकॉनिक कांस्टेंट है। ये वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है, मीटर्स पर सेकंड में, जिसे हम सिंपल शब्दों में प्रकाश की गति कहते हैं। ये यूनिवर्स की आखिरी स्पीड लिमिट है और हमारा सोर्स मटेरियल इस यूनिवर्सल कांस्टेंट पर बहुत फोकस करता है। अब इस बैलेंस को देखिए। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी एकदम बराबर होती है, बिल्कुल 50-50। ये परफेक्ट सिमेट्री दिखाती है कि कैसे लाइट और बाकी तरंगे स्पेस में खुद को सस्टेन करती हैं। प्रकृति का संतुलन वाकई कमाल का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये टेबल काफी कुछ कहता है। नोटिस करिए कि कैसे वेवलेंथ के बदलने से फोटॉन की ऊर्जा कितनी तेजी से बदल जाती है। जहां गामा किरणों की वेवलेंथ बेहद छोटी होती है तो उनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलती है,
वहीं दृश्य प्रकाश, जिसे हम देख सकते हैं, उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है तो ऊर्जा सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। ये स्पेक्ट्रम की पूरी रेंज को एक ही झलक में समझा देता है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें खंड पर, भौतिकी की शब्दावली। जैसे ये वर्ड लीजिए क्वांटाइजेशन, जो अंग्रेजी के क्वांटाइजेशन का अनुवाद है। ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक हाई लेवल इंग्लिश साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हिंदी में कितने सलीके से और सटीक तरीके से अपनाया गया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ऊर्जा या चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में होता है। ये लिस्ट ना किसी डिकोडर रिंग से कम नहीं है उनके लिए, जो 2 भाषाओं में नेचर के जटिल नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंपीडेंस के लिए प्रतिबाधा, रेजोनेंस के लिए अनुनाद और परमेबिलिटी के लिए पारगम्यता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में पूरी भौतिक अवधारणाओं को समेटे हुए हैं। एक सही टर्म साइंस को समझने के पूरे प्रोसेस को कितना आसान बना देता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भौतिक नियमों को समझने का तरीका बदल देती है? हम सब जानते हैं कि गणित और वास्तविकता तो यूनिवर्सल हैं, लेकिन क्या भाषाई दृष्टिकोण वैज्ञानिक नजरिए को एक नई दिशा दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।